नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत तृतीय चरण को पढ़ रहे हैं। तृतीय चरण में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी कड़ी में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो नेहरू रिपोर्ट था, जिसमें भावी संविधान की झलक थी, परिकल्पना थी और आज भी उसका भारतीय संविधान पर प्रभाव है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। और उसके विरोध में जो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था, और उसके बाद जो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था, ऐतिहासिक अधिवेशन था, उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए कि भारत का राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, जो कंजर्वेटिव पार्टी का था, उसने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। और इस कमीशन का जो नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य था कि वह यह सिफारिश करेगा कि यह भारत में पता लगाएगा कि भारत योग्य हुआ है कि यहाँ जो भारत है, भारत में संवैधानिक सुधार, अधिक संवैधानिक सुधारों को, अधिकारों को दिया जाए या नहीं। अगर दिया जाए तो उसका स्वरूप क्या हो, और वह यहाँ आता है। और यहाँ आता है तो यहाँ के जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे वह उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सातों के 7 सदस्य वह अंग्रेज था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते, जैसे कि भारत का राजनीतिक भविष्य का निर्धारण होने वाला था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जैसे कि साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया 8 नवंबर 1927 के, जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो भारत का राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। उसको यह पता लगाना था कि भाई जो भारत में जो विद्यार्थी सब है, उसको थोड़ा सा जाकर वहाँ चेक करो, जांच करो कि क्या उसका जो शैक्षणिक स्तर है, किस पढ़ाई लिखाई पढ़ा है कि ऐसे ही खाली सिर्फ हल्ला कर रहा है। और वह परीक्षा लेने के लिए या CS, इसको मान लीजिए सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, और यह इसको नियुक्त करता है कि भाई तुम जाकर तनी जांच करो कि परीक्षा अच्छा से चल रहा है कि नहीं, और यहाँ आता है या जांच करने। लेकिन जो भारतीय छात्र रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी नेता, वो तो देखते हैं कि भाई ये तो जो जांच करने वाला है, निरीक्षक है, वो तो पूरा दूसरे आदमी है, विदेशी आदमी है, अंग्रेज है, और ये तो बढ़िया से मेरा कॉपी मूल्यांकन नहीं करेगा। कि तो भारतीय सदस्यों का विरोध था कि ना भारतीय भी मतलब प्रधानाध्यापक चाहे जांच दल में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तब हमको आत्मविश्वास होगा कि जो हमारे हित के बात होगा, जो हम कॉपी में लिखेंगे वही उसका मूल्यांकन करेगा। तब जो भारतीय कहता है कि भैया भारतीय सदस्य भी होना चाहिए, तो जो सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट, जैसे भारत का राज्य सचिव था, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम लोगों को चुनौती देते हैं कि तुम लोग खुद से संविधान बनाओ। अगर तुम्हें क्षमता है तो बनाओ, देखते हैं तुमको कितना तुम्हें बौद्धिक क्षमता है। और ऐसा संविधान बनाना कि जो भारत के सभी लोगों को और जो भारत के सभी दल हैं उस पर व्यापक सहमति हो। ऐसा ना कि तुम बना देना और उसको कोई स्वीकार ही नहीं करे। तो जो भारत के नेता था वह क्या कि अच्छा बात है भाई, तुम चुनौती देता है हमको। भारतीय तो चुनौती लेने में आगे रहता है, उसको ललकार दे भारतीयों को और भारतीय पीछे हट जाए, तो ऐसा सवाल ही होता पैदा नहीं होता था। तो फरवरी 1928 में
इसके लिए चुनौती स्वीकार कर लिया गया और फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और भावी संविधान निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर इसके बाद मई 1928 में बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इसके जो अन्य 7 सदस्य थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, एम.एस. रैने थे, मंगल सिंह थे, शोएब कुरैशी थे, अली अहमद था और जी.आर. प्रधान था। ये 7 सदस्य थे, यह नाम पूछता है। और इन सदस्यों ने 10 अगस्त 1928 की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसको नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना गया। और इसके जो मुख्य लेखनकर्ता थे, इस रिपोर्ट के कर्ता धर्ता मुख्य जो शिल्पी थे, परोपकार थे, वह मोतीलाल नेहरू थे। इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना गया। तो भारतीय जो कुछ चुनौती देता है कि भाई तुम संविधान बनाओ, ऐसा कि सब स्वीकार कर ले, तो संविधान तो ठीक है, चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है फरवरी में। उसके बाद यहाँ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ठीक है, भावी संविधान बनाएंगे। और उसके बाद फिर एक सम्मेलन सर्वदलीय, सभी दलों को, भारत में जितने भी दल रहते हैं उसका सम्मेलन मुंबई में बुलाया जाता है मई में। और यहाँ पे एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो पूछेगा कि नेहरू समिति का अध्यक्ष कौन था नेहरू समिति का, तो यह मोतीलाल नेहरू ही थे। इन्हीं के नाम पर नेहरू समिति रखा गया था। और इसके सदस्य का नाम पूछता है तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. रैने, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी और अली इमाम थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि नेहरू समिति का सदस्य कौन थे। और यह समिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है अपना 10 अगस्त 1928। और इस रिपोर्ट में मुख्य 19 मांगे थी। और इस रिपोर्ट में जो सर्वप्रमुख जो मांग की गई थी कि भारत का डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, अधिराज का दर्जा दिया जाए, ताकि जो भारत है जो खुद का संविधान बना सके, उसके अनुसार सरकार बना सके और अपना शासन कर सके। यह पूरी तरह से ब्रिटेन से अपने को अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह डोमिनियन स्टेटस, जिस तरह से आयरलैंड और में जो स्वशासन का अधिकार मिला था, उसी तरह उसके दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी वह डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया है। इसको समझिए कि डोमिनियन स्टेटस किस तरह से। जैसे कि अभी चर्चा में चल रहा है ना, ज्योति मौर्य, ये एसडीएम है उत्तर प्रदेश की, और आलोक कुमार उसका पति है। तो अभी दोनों में विवाद चल रहा है, तो एक दूसरे से अभी अलग रहता है। यह अपना 5 स्टार होटल में जिंदगी जीता है, यह बेचारा अपना उसके वियोग में अपना रात गुजारता है। तो यह अभी एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक नहीं है। और देखिए क्या है, यह इससे अलग हटकर अपना क्या है, यह अपना खुद का जीवन जी रहा है, अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है, कमाता है, ऐश करता है। और अभी लेकिन अभी अभी क्या है, यह आलोक मौर्य इसको अभी यह कितना भी अलग रह रहा है उससे, कितना भी वो अपने से कमा रहा है, लेकिन फिर भी यह इसको अभी कहेगा ना कि यह मेरा पत्नी है। लेकिन जब जब अभी इसका विवाद, दोनों के बीच विवाद कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट से जैसे ही तलाक हो जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे का पूरी तरह संबंध विच्छेद हो जाएगा। फिर यह नहीं कहेगा कि मेरा पत्नी है। तो यही था। तो पूरी तरह से संबंध, तलाक, सेपरेशन नहीं हो रहा था यहाँ की, मतलब जो जो उसकी सुपरमेसी था ब्रिटेन का, वह भारत पर बना रहता, वह भारत पूरी तरह से उससे अलग नहीं होता। और पूरी तरह अलग कैसे होता, पूर्ण स्वराज मांग के, हाँ कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो हो जाता। तो यही बात है, जब पूर्ण डोमिनियन स्टेटस था, अधिराज का दर्जा था।
दूसरी बात था कि इसका मुख्य प्रावधान था कि जो वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइजी की व्यवस्था मांग की गई थी। भैया कि जैसे अभी देख रहे हैं ना कि जैसे 18 वर्ष हो गया है तो वह चाहे निरक्षर हो, साक्षर हो, वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, वह सब मताधिकार देता है। जो जब इलेक्शन होता है तो वोट देने जाता है। उसी तरह कहता है कि भैया वयस्क मताधिकार की मांग हुआ। आज देखते हैं ना कि 18 वर्ष से ज्यादा जो आयु है वह उसको वयस्क मताधिकार के, चाहे वह किसी भी जात, धर्म, लिंग का हो, क्लास क्रीड से परे जाकर वह वयस्क मताधिकार का व्यवस्था किया गया, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। तो क्या है, तो यह वयस्क मताधिकार की मांग करता है, जो आज भी अब हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो इसका जो दूसरा मुख्य मांग था कि वयस्क मताधिकार दिया जाए। और तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्त्रियों का समान अधिकार दिया जाए, क्योंकि जो स्त्रियां भले ही वह सहयोग के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपना भूमिका निभा रही थी, लेकिन उसकी भूमिका कतई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संघर्ष में कम नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया जाए। अब बताइए, साबरीमाला मंदिर में सिर्फ पुरुष ही पूजा करने नहीं जाएगा, स्त्री भी जाएगा, क्योंकि उसका भी समान अधिकार है। और कोई लड़का गाड़ी चलाता है तो लड़की भी स्कूटी चलाएगा, ऐसा ना कि मतलब लड़की नहीं चला सकती है। तो समान अधिकार, जो पुरुष का अधिकार होगा वह स्त्रियों का भी समान अधिकार होगा। तो इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण बात की, स्त्रियों का समान अधिकार दिया जाए। और इसका जो मुख्य सबसे बड़ा प्रावधान था कि जो आप देखते हैं कि 1909 के जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, उसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और पृथक निर्वाचन मंडल को जो नेहरू रिपोर्ट में है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। कहता है कि भैया सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। और इससे पहले जितने भी सुधार किए गए थे, चाहे भारत शासन अधिनियम 1919 हो, वह पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर ही उसको सुधार किया गया था। तो उसको यह खारिज कर देता है और कहता है कि जो जहां भी मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, जहां भी मुसलमान अल्पमत में होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, वहां उसको जो केंद्रीय विधानमंडल है या प्रांतीय विधानसभा है, चाहे अन्य जो प्रतिनिधि निकाय हैं, उसमें उसके लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा। और आरक्षित, और वहां उसका जो निर्वाचन होगा संयुक्त निर्वाचन होगा। लेकिन जहां अगर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां उनके लिए सीटों की व्यवस्था आरक्षित नहीं किया जाएगा। जैसे आप समझ इसको देखिए, मान लीजिए कि यहाँ यहाँ एक गांव है, यहाँ गांव में तीन तीन मुसलमान रहते हैं और यहाँ 5 हिंदू रहते हैं। तो क्या है, यह 5 जो हिंदू है बहुसंख्यक हो गया और यह 3 क्या है, अल्पसंख्यक हो गया। तो जहाँ यह गांव में होगा, जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक होगा वहाँ उसके लिए सीट आरक्षित किया जाएगा। जैसे आज देख रहे हैं ना हाजीपुर लोकसभा सीट, तो मान लिया जाए कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। तो वहाँ क्या है, वहाँ जो सारा अली खान है, सैफ अली खान की बेटी, वह सिर्फ चुनाव लड़ सकती है, मुसलमान ही लड़ सकती है। और कहता है कि भैया या तो उसके लिए सीट तो आरक्षित किया ही जाएगा, लेकिन जो यहाँ वोट देगा वह हिंदू और मुस्लिम दोनों देगा। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था था, क्योंकि जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसमें क्या था, एक तो सीट मुसलमान के लिए आरक्षित किया जाता था और उसमें जो मताधिकार उसको देगा, मत देगा, वह उसी समुदाय के यानी कि मुसलमान ही उसको वोट दे सकता है। तो कहता है कि नहीं भैया, वैसा व्यवस्था नहीं होगा, तुम्हारे लिए सीट तो अगर तुम अल्पसंख्यक है तो तुमको हम आरक्षित करेंगे, लेकिन जो संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था होगा यहाँ तुमको जो हिंदू होगा वह भी वोट करेगा, मुसलमान होगा वह भी वोट करेगा, सिख होगा वह भी वोट करेगा। तो यही कहता था कि जहाँ भैया तुम अल्पसंख्यक हो, अल्पमत में हो, तुम्हारी संख्या कम है, वहाँ तुमको ये सीट आरक्षित करेंगे और वह संयुक्त निर्वाचन के आधार पर उसका चुनाव होगा। लेकिन देखिए दूसरी बगल, और यहाँ 5 मुसलमान हैं और 4 हिंदू हैं, तो क्या हुआ, यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, तो यहाँ इसके लिए सीट आरक्षित नहीं किया जाएगा। कहेगा कि
तुम तो खुद भाई तुम बहुसंख्यक है, तो तुम्हारे लिए क्यों सीट आरक्षित किया जाए? तो यहाँ सीट आरक्षित की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। तो यह जो इसका था मुख्य प्रावधान था, यह मुस्लिमों के आरक्षण के लिए व्यवस्था, जहाँ बहुसंख्यक होगा वहाँ उसके लिए सीट आरक्षित किया जाएगा, अल्पसंख्यक होगा वहाँ सीट सीट आरक्षित किया जाएगा उसके लिए, और जहाँ बहुसंख्यक होगा उसके लिए सीट आरक्षित नहीं किया जाएगा। और यूनियन यानी कि संगठन बनाने का भी अधिकार होगा, और प्रांतों के आधार पर, जो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने का भी अधिकार होगा। जैसे आप देखिएगा स्वतंत्रता के बाद क्या है, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का आंदोलन चलता है। उसी समय देखिएगा कि जो एस के धर की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है 1948 में। फिर 1948 में ही दिसंबर में क्या है, जेवीपी समिति गठित किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिटावी सत्यरमैया की अध्यक्षता में। फिर 1953 में फजल अली अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। तो यह जो भाषाई के आधार पर प्रांतों के गठन का मांग किया गया था। इसके अतिरिक्त और एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि धर्म से जो राज्य का पूरी तरह से पृथक होगा। मतलब अगर कोई हिंदू है, मुसलमान है, तो वह अपने व्यक्तिगत आधार पर अपने जो पूजा पाठ है, विश्वास है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, उसको राज से कोई उसका मतलब नहीं होगा, राज का कोई धर्म नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, जो आज देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, वह इसमें मांग किया गया। तो आज भी हमारे भारतीय संविधान का क्या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह कहता है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ जो भारत में 82% अभी हिंदू है, तो क्या है कि और 18% मुसलमान है, तो जो हिंदू का है उसको ज़्यादा बहुत विशेष अधिकार मिलेगा, उसको कुछ रियायत प्रिविलेज मिलेगा। ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, वह राज्य के नज़र में सब समान होगा, और राज्य का धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा। तो यह इसका मुख्य एक और प्रदान। इसके अतिरिक्त क्या था कि एक 19 मांगे था, तो उसमें और मांग था कि जो भारतीय प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाए, उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया जाए। उसके अतिरिक्त और मांग किया गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा, जो वायसराय होगा, वह उसका जो स्थिति होगा क्या होगा, वह संवैधानिक प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में होगा, जैसे कि आज राष्ट्रपति देखते हैं उस तरह से होगा। और इसके अतिरिक्त जो देशी रियासत है उसके अधिकार और विशेष अधिकार को निश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। और कहता है कि भैया जो बम्बई है उससे सिंध को अलग कर एक नया प्रांत बना दिया जाए, और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है उसको भी अन्य ब्रिटिश प्रांतों की तरह उसको भी वैधानिक स्तर का दर्जा दिया जाए, और केंद्र में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, और केंद्रीय विधानमंडल हो दुस्सदनीय हो, यहाँ उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाए, और जो शक्तियों का विभाजन प्रांतों और केंद्र के बीच संघीय आधार पर किया जाए, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिडियस पावर, वह केंद्र के पास होना चाहिए। तो यही इसका मुख्य प्रावधान था नेहरू रिपोर्ट का, जो 19 जो मांग थी, प्रमुख मांग थे, उसको मांगने का काम किया था यह रिपोर्ट। अब क्या होता है, तो जो दूसरे धड़े का था मुस्लिम लीग, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना को, उसको मुख्य आपत्ति था कि भैया जैसे यहाँ क्या था, यहाँ 3 मुसलमान है या 5 हिंदू है, तो यहाँ अल्पसंख्यक है, तो यहाँ तो उसके लिए सीट आरक्षित किया ही जाएगा, और संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था किया जाएगा कि मुसलमान हिंदू सब वोट देगा। तो कहता है ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक है कि तुम आरक्षित कर रहा है सीट, लेकिन यहाँ ना, यहाँ सिर्फ मुसलमान ही वोट देगा मुसलमान उम्मीदवार को। तो ये तो इस पर विरोध करता है वह। और दूसरा विरोध करता है कि नहीं, जहाँ जो 5 मुसलमान है, जहाँ 4 हिंदू है, तो जहाँ बहुसंख्यक भी अगर मुसलमान है ना, वहाँ भी उस तरह का उसके लिए सीट आरक्षित किया जाए, यह कहता है। तो क्या होता है, इस तरह की मांग करता है, तो जो मोतीलाल नेहरू थे या दूसरे राष्ट्रवादी नेता है, वह दुविधा में फंस जाते हैं। अगर जो सांप्रदायिक मुसलमान है उसकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं, तो जो उसका जो मुख्य विपक्षी सांप्रदायिक जो हिंदू दल था,
हिंदू नेता था वह उससे विमुख हो जाता, अपने को अलग कर लेता। अगर वह हिंदुओं की मांग मान लेते थे तो यह मुसलमान या जो मोहम्मद अली जिन्ना का नेतृत्व था वह उससे अलग हो जाता। तो यह कहते थे कि भैया ये सब मांग हम बाद में, वो कहता है कि जो मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हम ये सब मांग कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी से नाराज हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। और वह फिर जो कांग्रेस का विरोधी रहता है आगा खां, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक अलग गुट रहता है, मुस्लिम लीग का एक अलग धारा, मोहम्मद शफी और आगा खां उसके पास चला जाता है, उसके साथ मिल जाता है और उसका विरोध करता है। और वह मार्च 1929 में नेहरू समिति के रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करता है। और उसका जो मुख्य विरोध था कि वही जो पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था था सांप्रदायिक आधार पर, उसको वह जारी रखना चाहता था। वह चाहता था कि जो जहां अल्पमत में मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, वहां तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था रखी ही जाए। जहां वह बहुसंख्यक मुसलमान है वहां भी उसके लिए सीटों का आरक्षित किया जाए, तो उस तरह का यहाँ आरक्षित नहीं किया जाए। और उसका जो 14 सूत्रीय में मुख्य मांग क्या था, वह चाहता था कि जो जो संविधान का जो भावी संविधान बने वह संघीय उसका स्वरूप हो। और अवशिष्ट शक्तियां क्या है, जहां नेहरू रिपोर्ट कहता है केंद्र के पास होना चाहिए, तो ये कहता है ना भैया यह जो प्रांत है उसके पास होना चाहिए। यह भी कहता है कि जो धर्म है, पूजा पाठ, उपासना है, शिक्षा की, वो पूरी तरह स्वतंत्रता होना चाहिए। और जो केंद्रीय विधानमंडल है वहां 1/3 सीटों मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहता है कि मुसलमानों को जो सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। और कहता है कि भैया किसी भी संविधान संशोधन को संघ के सभी राज्यों के अनुमति के बाद ही जो यह संघ है, जो यह केंद्रीय विधानमंडल है या प्रांतीय जो विधानसभा है, वह संशोधित कर सकती है। अगर कोई समुदाय से संबंधित संशोधन किया जाना है तो उस समुदाय के 3/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी वह जो संशोधन है पारित समझा जाना होगा। इसके अतिरिक्त जो मुसलमानों का जो धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, जो पर्सनल लॉ है, जो उसकी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसको संरक्षण दिया जाए और उसको संविधान में अनुदान दिया जाए। और सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। और फिर कहता है कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, बलूचिस्तान आदि, उसको भी विशेष सुधार कार्यक्रम वहाँ शुरू किया जाए। तो यह इसका मुख्य प्रावधान था। यह 14 सूत्री कार्यक्रम कि संघीय संविधान की बात करता है, अवशिष्ट शक्तियां प्रांत के पास होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल की कहता गया सांप्रदायिक आधार पर जारी होना चाहिए, सिंध का एक अलग प्रांत बनाना चाहिए, केंद्रीय विधानमंडल में कहता है कि 1/3 सीटों का आरक्षित किया जाना चाहिए। और कोई भी जो केंद्रीय विधानमंडल है वह संघ के सभी राज्यों के द्वारा ही सहमति से ही संविधान संशोधन कर सकता है, नहीं तो नहीं। और अगर किसी समुदाय के विशेष के लिए जो के संबंध में अगर संविधान संशोधन किया जाना है तो उस समुदाय के 3/4 सदस्यों का समर्थन, मान लीजिए कि मुस्लिमों के संबंध में कोई संविधान संशोधन करना है तो उसका जो सदस्य होगा, मान लीजिए कि 100 सदस्य होगा तो 3/4 उसका जो सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि 75 सदस्य उस पर समर्थन करेगा तभी वह प्रस्ताव पारित होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, मुस्लिमों की जो भाषा, धर्म, संस्कृति, उसकी जो व्यक्तिगत पर्सनल लॉ है, उसकी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसको संरक्षण दिया जाए, अनुदान दिया जाए, यह कहता है। और सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को अतिरिक्त अवसर दिया जाए, यह मांग करता है। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, बलूचिस्तान है, उसमें भी सुधार कार्यक्रम, उसको भी वैधानिक स्तर दर्जा दिया जाए आदि, यह 14 मांग करता है। यह सब घटना तो चलते ही रहता है। और जो भारत के युवा वर्ग था, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, जो डोमिनियन स्टेटस मांग किया गया था, अधिराज का दर्जा, नेहरू समिति में ब्रिटिश सरकार से जो मांग किया गया था, उस पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति की आपत्ति थी। और यह चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस भाई तुम क्यों मांग रहे हो। उनका जो मनपसंद लक्ष्य था वो कहता था कि पूर्ण स्वराज, तुम उसको पहला अपना स्वामी बनाना चाहता है अंग्रेज को, उससे हमको पूरी तरह से अलग होना चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए।
तो यह लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। और इसी बीच क्या होता है, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1928 में बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, सत्यमूर्ति है, वह कांग्रेस पर दबाव डालते हैं कि भैया तुम अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर दो, डोमिनियन स्टेटस से तुम्हारा क्या है, तुम तो बहुत पहले से ही मांग रहे हो और यह मांग अब पुराना हो गया है, अब समय बीत गया है, अब समय दूसरा आ गया है। तो क्योंकि इस समय क्या था, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन था काफी प्रखर हो गया था, तो कहता है कि पूर्ण स्वराज मांग करो। तो जो गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे राष्ट्रवादी नेता कहते हैं कि भैया तुम लोग तो युवा है, गर्म खून का आदमी है, तुम लोग समझता बूझता नहीं है। एक तो बहुत मुश्किल से डोमिनियन स्टेटस पर जो भारत के राजनीतिक पार्टी है उस पर व्यापक सहमति बना है, और उसमें भी तुम कहता है कि अब उसको छोड़ दो, आप पूर्ण स्वराज की मांग करो। तो वह जो राष्ट्रवादी नेता है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब कहता है कि अच्छा ठीक है, अंग्रेज को 2 वर्ष का टाइम दिया जाना चाहिए। अगर 2 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता है और संविधान का निर्माण नहीं करता है उस आधार पर, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, तब पूर्ण स्वराज हम लोग घोषित कर दें। और तब पर भी जो यह युवा सदस्य था वो मान ही नहीं रहा था, पूरा उत्तेजित था कि ना ना हम ना मानो डोमिनियन स्टेटस, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर उसको भी खुश करने के लिए गांधी और क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, अब 2 वर्ष नहीं, हम 1 वर्ष समय अवधि कर देते हैं कि अगर 1 वर्ष में वह अंग्रेज नहीं स्वीकार करता है तो फिर दूसरा उपाय सुझाया जाएगा। और कांग्रेस इस अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, इसमें कांग्रेस यह भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि अच्छा ठीक है, अगर 1 वर्ष के अंदर वह ब्रिटिश सरकार जो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती तो हम पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और उसके लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला सकते हैं, यह कलकत्ता अधिवेशन में कहता है। और जो यह प्रस्ताव था इस आशय की, जो हम अगर 1 वर्ष में अंदर नहीं स्वीकार करता है तो हम पूर्ण स्वराज लेंगे, उसके लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल प्रमाणित शुरू कर देंगे। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के सदस्यों का व्यापक समर्थन मिलता है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। और जो युवा सदस्य पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, वो संशोधन की बात कर रहे थे प्रस्ताव में, वह प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। तो यह 1928 की। लेकिन जब 1 वर्ष बीत जाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि जो नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज है वह स्वीकार करेगा। और जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर चर्चा हो चुकी है और उस पर जो जो शंका था, संदेश था भारतीय नेताओं को, वो पहले से ही मालूम था कि वह स्वीकार करने वाला नहीं है। और 23 दिसंबर को जब क्या है, जो महात्मा गांधी है और अन्य उनके सहयोगी राष्ट्रवादी नेता है, वह लॉर्ड इरविन से जाकर मिलता है। और लॉर्ड इरविन कहता है कि भैया हम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हम इसमें आपको आश्वासन नहीं दे सकते। कि उसका स्वामी था वह 6000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, 7 समुंदर पार बैठा हुआ था, और वो तो वहां से जो आदेश आता था उसी को पालन करता था। तो वह कहता है नहीं, तो यहीं से बातचीत खत्म हो जाता है और एक नई फिर संघर्ष शुरू होता था। और इसी बीच दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन काफी ऐतिहासिक था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो उसको स्वरूपगत परिवर्तन किया, उसको दिशा में परिवर्तन किया, उसकी जो तीव्रता है उसमें भी परिवर्तन किया। और यह अधिवेशन लाहौर में, जो कि पंजाब का राजधानी था उस वक्त, बुलाया गया। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू बने। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जो कांग्रेस की 18 प्रांतीय समितियां थी वह सहमत नहीं थी। नेहरू को मात्र 3 जो प्रांतीय कांग्रेस समिति है उसी का समर्थन प्राप्त, 18 में से मात्र 3 का। लेकिन जो गांधी है उसका जो पसंदीदा चेला था नेहरू, तो वो देख रहा था कि भैया कैसे नहीं मेरा चेला बनेगा, तो वह
फिर वो जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां रहता है उसको पूरा प्रयास करते हैं और वह जो जवाहरलाल नेहरू है उसको अध्यक्ष बनवा लेते हैं। और इस अधिवेशन में जो सबसे ऐतिहासिक काम हुआ कि कांग्रेस अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया और यह सौभाग्य घोषित करने का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू को हुआ। और देखिए यह बहुत दबाव पड़ रहा था उस समय, जो भारत में एक नया सितारा का उदय हो रहा था, वह एक नई रोशनी में भारत को अलौकित कर रहा था। और जो पहले से यह नेता थे, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उनसे काफी आगे निकल गया था। और वह आप भी जानते हैं, हम सबके प्यारे और आज भी हृदय में रहने वाले वह भगत सिंह थे। मात्र बताओ कि 23 साल की उम्र में वह अपनी जो शिखर था, अपनी जो लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर शिखर पर था, वह उससे कहीं आगे जा ही नहीं सकता था। और उसके लिए जो वह पूर्ण स्वराज का मांग, वह उसके लिए क्रांति का आह्वान कर दिया था। और इस पर जो यह कांग्रेस के जमे जमाए हुए नेता थे, गांधी सहित सभी को लगता था कि भैया अब पूर्ण स्वराज अगर नहीं घोषित करेगा तो यह इसके नेतृत्व में अब जनता विद्रोह कर देगी, क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। और मजबूरन उसको 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और गांधी लाहौर जा रहे थे तो डर से वह जा नहीं रहे थे लाहौर, वो कि उनका बहुत विरोध हो रहा था। और इतना उनका लोकप्रिय था भगत सिंह का था कि गांधी डर से वो जो भगत सिंह के पिताजी थे रामकिशन सिंह, उनको अपने साथ ले गए थे कि भैया ये रहेंगे तो हमको कुछ नहीं करेगा। उसको बहुत विरोध हो रहा था लाहौर जाने के लिए अधिवेशन में, तो वह यह बात थी। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लेता है यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 31 दिसंबर 1929 को आधी रात जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक था तिरंगा झंडा, उसको फहराते हैं। वहां पूरा नारा लगता है पूर्ण स्वराज का, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, और उसके बीच वह झंडा फहराते हैं। और कहते हैं, उसी वक्त कहते हैं कि भैया देख लीजिए, अब यह झंडा फहरा दिया गया है, जब तक एक भी हिंदुस्तानी औरत, मर्द या बच्चा कोई भी जीवित है तो यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। और क्या था, तिरंगा झंडा भारतीय राष्ट्रीय आन बान स्वाभिमान गौरव का प्रतीक बन गया। और यह स्टेटमेंट पूछा है बीपीएससी 63 में, और आगे आने वाला भी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किसने कहा था कि यह एक बार झंडा फहरा दिया गया है तो भारत का एक भी मर्द, औरत या बच्चा है जब तक जीवित है तब इसको झुकना नहीं चाहिए। तो यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था, उसको याद रखिएगा। और फिर क्या है, कांग्रेस कार्य समिति है वह 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाता है। और इसी दिन जो प्रथम भारतीय स्वाधीनता दिवस है वह 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जाता है। और आज भी देखते हैं ना कि जो पूर्ण संविधान का जो पूरी तरह से लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वह उसी जो पहला संविधान दिवस जो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, उसी को मतलब ध्यान में रखकर 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण संविधान लागू किया गया था। और इसी लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी थे 15 सदस्यीय था, कांग्रेस की जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति, उसको कहता है कि भैया तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ सकता है, सिविल नफरमानी आंदोलन छोड़ सकता है। और वह जो कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति था वह गांधी को डिक्टेटर नियुक्त कर देता है कि भैया तुम अब जिस तरह से चाहो, जहां चाहो, जिस भी रूप में चाहो, जिस भी स्वरूप में चाहो, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन तुम छेड़ सकता हो। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद नहीं स्वीकार करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। तो यही देखिए, जो नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार करने के लिए समय देता है कि भैया 1 वर्ष के अंदर स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार करेगा तो हम पूर्ण स्वराज चालू कर देंगे और उसको प्राप्ति के लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। और जब 1 वर्ष के अंदर नहीं स्वीकार किया जाता है तो पुनः
दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज कांग्रेस है उसका अपना लक्ष्य घोषित कर देता है। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होगा जो यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो इसको याद रखिएगा, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि इसको नहीं पूछा होगा प्रतियोगी परीक्षा। और फिर 31 दिसंबर 1929 को वह रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते। पूछते हैं कि तिरंगा झंडा कहाँ फहराए थे, तो रावी नदी के तट पर। पूछता है कि कहाँ फहराया था, तो 31 दिसंबर 19 को पूछता है कि किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो यही आज का जो सारांश था वह आप लोग देखा, और अगले वीडियो में हम लोग 7 नवंगिया आंदोलन को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।